करते हैं हमारे सिलेबस के और एग्जाम पैटर्न के बाद में बात आती है हमारे पेपर की। किसकी? कि एग्जाम पर जो हमारा पैटर्न था वो तो हमें पता चल गया कि कैसे कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में हमने बात कर ली सिलेबस क्या रहने वाला है। अब हम बात करते, एक दिमाग में बात आती है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, है ना, कि क्वेश्चन कैसे। सिलेबस चलो हम कर लेंगे, लेकिन हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आ रहा, हमें पता ही नहीं है कि एग्जामिनर हमारे सामने कैसे क्वेश्चंस लेके आएगा। तो यही उसी क्वेश्चन का आंसर देने आई हूं कि लैब असिस्टेंट होम साइंस की जो 2022 वाली जो वैकेंसी थी उसके कुछ पीवाईक्यूज मैं आपके सामने लेके आई हूं। सबसे पहला क्या है क्वेश्चन कि पदार्थ जो बुखार का कारण बनता है, यानी कि वह कारण, बुखार का कौन सा ऐसी चीज है जो बुखार का कारण बनती है, जिसकी वजह से हमें बुखार आता है। तो उसका आंसर आपका क्या है? उसका आंसर आपका है पायरोजेंस। उसका आंसर आपका क्या है? पायरोजेंस की वजह से हमें क्या होता है? बुखार होता है। क्या हो जाता है हमें? बुखार। ये सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज हैं, आपकी जो 2022 वाली जो वैकेंसी आई थी उसके ये सारे क्वेश्चंस लेके आई हूं। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे सामने कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब ये देखो, एक कैलोरी वाला क्वेश्चन आया है। क्या है? कैलोरी वाला क्वेश्चन आया है। कुछ सीधे सटीक रूप से जो पूछे जाएंगे वो भी क्वेश्चन आएंगे, कुछ ऐसे डिजिट वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ आपके मिलाने वाले क्वेश्चंस भी आए। सारे तरीके के क्वेश्चंस मैं लेके आई हूं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? गर्भावस्था की अवधि के दौरान अनुमानित औसत आवश्यकता ICMR के द्वारा सुझाई गई अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता, यानी कि गर्भावस्था के दौरान हमें सबसे ज्यादा कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो बताइए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा 350 कैलोरी की आवश्यकता हमें, प्लस कैलोरी की, यानी कि क्या 350 से ज्यादा हमें उसकी कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूध और दूध से बने उत्पाद समृद्ध हैं, यानी कि जो दूध और दूध से बने हुए जो पदार्थ हैं उसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है, वो हमारी बॉडी में किसकी कमी को पूरा करते हैं? किसकी कमी को पूरा करते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। किसकी कमी को? डॉक्टर भी हमें बोलता है किसकी कमी की वजह से हमें बोलता है हड्डियां वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो डॉक्टर क्या बोलता है? क्या चीज की कमी है? क्या लीजिए? यस, कैल्शियम की कमी है, दूध पीजिए। तो क्या है? प्रोटीन और कैल्शियम। क्या है? प्रोटीन और कैल्शियम। तो दूध और दूध से जो बने पदार्थ होते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन और कैल्शियम होता है। बाद में हम बात करते हैं इन संसाधनों में एक है जो सभी के लिए मात्रा में स्थायी है। सभी के लिए मात्रा में क्या है? स्थायी है, यानी कि जो सभी जगह क्या है? एक समान रहता है। क्या रहता है? एक समान रहता है। जो जैसे ज्ञान, आपके पास क्वेश्चन क्या आया? ज्ञान, ज्ञान के बाद में है क्षमता, क्षमता के बाद में है धन, और धन के बाद में समय, यानी कि ऐसी चीज जो सभी जगह क्या रहती है? समान रहती है। कौन सी चीज है वो जो हर समय क्या है? एक सी रहती है, स्थायी रूप से रहती है। वो चीज बताइए जो सब जगह स्थायी रहती है। तो क्या होगा इसका आंसर? ज्ञान, सभी संसाधनों में एक से रहते हैं, ज्ञान या फिर क्षमता या फिर धन या फिर समय। कौन सी चीज है जो हर जगह एक सी रहती है? जल्दी से बता दीजिए कि हर समय जो किसी के लिए रुकता नहीं है, जो किसी के लिए रुकता नहीं है, कौन है वो? स्थायी रहता है, एक सा, कहीं पर भी पार्शियलिटी नहीं करता। बताइए क्या है वो? यस, डी, समय। समय सभी जगह क्या रहता है? समान रहता है। नेक्स्ट हम बात करें, दालचीनी आमतौर पर डैश से दूषित होती है जो मोटी और कड़ी होती है। दालचीनी क्या होती है? उससे दूषित होती है, जिसकी वजह से क्या है? वो मोटी भी होती है और कड़ी भी होती है। दालचीनी क्या होता है? दालचीनी एक तरह की छाल होती है जो क्या होती है? मोटी, जैसे हमारे नीम की छाल नहीं होती, बिल्कुल वैसी होती है वो, जो मोटी होती है और थोड़ी सी कड़ी होती है। तो वो किसकी वजह से होती है? कैसिया छाल। क्या है? एक छाल है। वो क्या है? एक छाल है जिसकी वजह से वो मोटी और कड़ी होती है। जैसे हमारे नीम की छाल होती है ना, कई बच्चों को पता होगा और जिनको नहीं पता है तो बिल्कुल हमारे नीम की जो छाल होती है उससे थोड़ी सी पतली होती है, पर ये एक तरह का मसाला होता है, एक तरह का मसाला है जिसे हम अपनी सब्जियों वगैरह में यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा एक घरेलू लेखा रखने वाली प्रणाली नहीं है? प्रणाली नहीं है घरेलू लेखा रखने वाली। देखो यहाँ घरेलू लेखा मतलब घरेलू जो हम काम करते हैं उसका ब्यौरा रखना, किसका काम नहीं है? नोटबुक हम बिल्कुल इसमें रख सकते हैं, कार्ड फाइल इसमें भी रख सकते हैं, लिफाफे में रख सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में से तो क्या है, उसमें हम कुछ भी चीजें मेंशन नहीं कर सकते, है ना, वो तो बैंक में हमारे पैसे के लिए, धन के लिए काम आती है ना। तो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट है शहद में मिलावट के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है। शहद में मिलावट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इन्वर्ट शुगर का। किसका? देखो कई बार हम देखते हैं जो प्योर जो शहद होता है वो कभी क्या है, नीचे एक तरह से जमता नहीं है, लेकिन जो हमारे मार्केट में जो मिलने वाला शहद होता है वो थोड़े टाइम के बाद में आप देखेंगे तो उसके नीचे व्हाइट कलर की जो शक्कर है वो क्या हो जाती है, नीचे इकट्ठा हो जाती है। बहुत आप देखना, अगर आपके घर में भी हो तो आप जरूर देखना, एक व्हाइट कलर की जो शक्कर की परत होगी वो एक थिक लेयर होगी, वो जाकर वहां पर जम जाएगी और जो प्योर शहद होगा वो ऊपर ऊपर रह जाएगा। तो किसकी मिलावट की जाती है? इन्वर्ट शुगर की। किसकी? इन्वर्ट शुगर की मिलावट उसमें की जाती है। उसके बाद में हम बात करें कि विस्तार शिक्षा का उद्देश्य है। विस्तार शिक्षा का उद्देश्य, विस्तार जो शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या है कि लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना, यानी कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिलना, ये शिक्षा का क्या उद्देश्य है? हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिलना क्यों जरूरी है? क्यों? कि लोगों का दृष्टिकोण चेंज हो, और दूसरा जो प्रथाएं हैं, जो कुप्रथाएं हैं, प्रथाएं नहीं हम कुप्रथाएं बोल सकते हैं उनको, कि कुप्रथाओं को बदलने का नजरिया चेंज हो, यानी कि उनको बदला जाए, ये विस्तार शिक्षा का एक उद्देश्य है। उसके बाद में हम बात करते हैं विकलांग बच्चों के लिए औपचारिक स्कूल में एकीकृत शिक्षा योजना। एकीकृत शिक्षा योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो किस वर्ष में शुरू की गई थी बताइए? तो ये शुरू की गई थी भारत में 1974 में। 1974 में ये शुरू की गई थी। कौन सी? विकलांग बच्चों के लिए औपचारिक रूप से एकीकृत शिक्षा योजना। उसके बाद में हम बात करते हैं माइक्रो मोशन कैमरा आमतौर पर डैश तकनीक में उपयोग किया जाता है। किस में उपयोग किया जाता है? माइक्रो मोशन जो कैमरा है वो किस में उपयोग में लिया जाता है? वो उपयोग में लिया जाता है माइक्रो मोशन साइकिल ग्राफ में। किस में? माइक्रो मोशन साइकिल ग्राफ में ये कैमरा यूज लिया जाता है नॉर्मली। फिर हम बात करते हैं स्वास्थ्य शारीरिक मानसिक सामाजिक कल्याण की स्थिति है। क्या ये कहा गया है? किसमें कहा गया है? बताइए किसमें कहा गया है? ये बहुत आसान है, यानी कि स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य के अगर बारे में बात कर रहा है तो ये कौन बात कर सकता है? WHO। कौन बात कर सकता है? हमारा WHO हमारी स्वास्थ्य के बारे में बात करता है, जो भी बात उसे उसमें करनी होती है। तो यह स्थिति कल्याण के बारे में, जो भी स्वास्थ्य के बारे में जो भी डिसीजन लेगा, कल्याण के बारे में जो भी डिसीजन लेगा, वो बात करेगा कौन? WHO। फिर हम बात करते हैं हमारे एमी सिनिगर डी के अनुसार, सिनिगर के अनुसार यह शिक्षा है, इसका उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना है। इसका दृष्टिकोण क्या है? लोगों के उद्देश्यों को, इसका उद्देश्य है कि उनका जो दृष्टिकोण है और जो कुप्रथाओं को लेकर उनका जो उनकी मानसिकता है उसको बदलना। तो इसका आंसर क्या है? विस्तार। इसका क्या करना चाहिए? यानी कि अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा, आपने देखा अभी जो हमने लास्ट पढ़ा था क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा वो घुमाता, उसने बोला कि एक विस्तार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि लोगों का दृष्टिकोण और मानसिकता, उनकी कुप्रथाओं को लेकर जो मानसिकता है उसको बदलना। और यही उसने क्या किया? आंसर को क्वेश्चन बना दिया और क्वेश्चन को आंसर बना दिया। वहां उसने क्या डाल दिया? यहाँ डाल दिया कि एक लोगों का जो दृष्टिकोण और कुप्रथाओं को जो बदलने की बात है वो कौन सी शिक्षा में की गई है? तो वो उसने कौन सी शिक्षा में कह दी? विस्तार वाली शिक्षा में, है ना। यहाँ उसने जो क्वेश्चन था उसको आंसर में डाल दिया और वहां उसने जो आंसर था उसको क्वेश्चन में डाल दिया। आया समझ में? लिंक हुआ।
फिर हम बात करते हैं कौन से पोषक तत्व शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं। कौन से जो पोषक तत्व हैं वो शरीर की मरम्मत और वृद्धि में सहायता करते हैं, तो कौन से हैं? तो शरीर की वृद्धि और मरम्मत की जो मरम्मत जो शरीर में जो टूट फूट हो जाती है, जो हमारी जो शरीर में जो हड्डियों की मरम्मत है, जो वृद्धि करता है, वो एक चीज करता है। कौन है वो? प्रोटीन। अगर हम हड्डियों की हम बात करते हैं ना टूट फूट, तो डॉक्टर भी यही कहता है कैल्शियम वाली चीजें खाओ, कैल्शियम वाली चीजें लो। तो वो किसमें है? सबसे ज्यादा किसमें? वो प्रोटीन में। फिर हम बात करते हैं निषेचन के बाद युग्मनज की अवधि कितने समय तक रहती है? कितने समय तक रहती है? निषेचन के बाद में कितने समय तक रहेगी? 2 हफ्तों तक। कितने हफ्तों तक? 2 हफ्तों तक वो अवधि रहती है। ये सारे क्वेश्चन जब ये तो सिर्फ एक बार मैं लेकर आई हूं आपको बताने के लिए कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इन सबके आंसर जब आप कुछ चीजों के आंसर आपको अभी पता होंगे और कुछ चीजों के पता चलेंगे आपको जब हमारा कोर्स स्टार्ट हो गया है, उसमें जब हम जैसे जैसे धीरे धीरे सिलेबस कवर करेंगे वैसे वैसे उसमें आपको पता चल गया है। वैसे ही हमारे इन सबके जो हमारा आधा कोर्स है वो हमारे ऐप में शुरू हो चुका है, वहां पर हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है, हमारा आधा सिलेबस वहां पर कंप्लीट हो चुका है। तो घाव से खून बहने को रोकने के लिए ये बहुत ही आसान है। प्राथमिक उपचार क्या होता है? घाव से खून बहने को रोकने के लिए, अगर हमें कोई घाव हो गया है तो बहने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं? उसको क्या करते बताओ? या हाँ, क्या करेंगे? घाव पर दबाव डालेंगे, घाव को दबाव डालेंगे, उसे दबाकर रखेंगे तो वहां से खून आना बंद हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साल्मोनेला और माइक्रोबैक्टीरियम के कारण क्रमशः ज्वर संबंधी विकारों में शामिल है। कौन शामिल है? साल्मोनेला और माइक्रोबैक्टीरियम के कारण क्रमशः ज्वर संबंधी विकारों में शामिल है। विकारों में कौन कौन है जो शामिल है? कि रोटा वायरल दस्त और HIV, ये, या फिर यक्ष्मा और आंत्र ज्वर, या फिर HIV और रोटा। ये तो दोनों सेम, उसने देखो ये दोनों उसने इधर उधर डाल दिए और इसमें भी दोनों उसने क्या ऐसे आगे पीछे डाल दिए। तो कौन है? कौन उसका क्या बनता है? एक विकार में शामिल है। कौन उसका कारण बनता है? किसकी वजह से हमें कौन सी चीज हो सकती है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आंत्र ज्वर और यक्ष्मा। ये हमें उसकी वजह से, हमें यह विकार, ये रोग हमें उसकी वजह से, इस बैक्टीरिया यानी कि साल्मोनेला बैक्टीरिया और माइक्रोबैक्टीरियम की वजह से हमें ये रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है जब, कब कर सकता है? जब उसे क्या पता हो? जब एक विक्रेता में MRP से अधिक कीमत वसूली गई हो। क्या होगा? कि अगर विक्रेता ने उससे क्या किया है? MRP से ज्यादा कीमत उससे वसूली है, तब वो शिकायत दर्ज कर सकता है। क्या है? इन सब की वजह से, जैसे माल की गुणवत्ता अच्छी हो तब वो शिकायत नहीं कर सकता। शिकायत कैसे करेगा? माल की गुणवत्ता तो अच्छी है, भारी छूट की पेशकश की गई हो, वो भी उसका पर्सनल है, उसमें भी वो नहीं कर सकता। विक्रेता द्वारा एक उपहार वाउचर दिया गया, उसमें भी वो शिकायत नहीं कर सकता। तो ये शिकायत का कारण बनता है कि अगर उसने MRP से ज्यादा आपसे कीमत वसूल की है तो आपकी उसकी क्या कर सकते हो? उसकी शिकायत उपभोक्ता केंद्र में, कंज्यूमर कोर्ट में जाकर करवा सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं पहला मानव निर्मित फाइबर। पहला मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? यानी कि रेशा जो वस्त्र निर्माण करने वाला है, पहला कौन सा है? तो पहला है रेयान। क्या है? रेयान है जो मानव निर्मित फाइबर कहलाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मूलभूत बुनाई के चरणों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। अब देखो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। क्या करते हैं? ऐसे प्रश्न भी वो पूछेगा जहां पर देखो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कौन सा आंसर यहाँ पर देना है। क्रम से बताना है कि पहले बुनाई करते समय हमें कौन कौन सी चीजें हम करते हैं। तो बताओ पहले आप क्या कर सकते हैं? मारना, उठाना, साइबान या उठाना और छोड़ना। इनमें क्रम से आपको बताना है कि पहले आप क्या करेंगे। जब आप बुनाई करते हैं तो पहले आप क्या करेंगे? पहले हम, इसमें आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि पहले हम करेंगे साइबान।
क्या करेंगे हम पहले साइबान, यानी कि पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं चीजों को एकदम क्रम से। उसके बाद में सेकंड आता है उठाना है, हमें उन चीजों को सेलेक्ट करने के बाद में उठाना है। फिर सेकंड नंबर पे हमें ये करना है। उसके बाद में हम उसके क्या करेंगे, मारना, यानी कि उससे क्या करेंगे, हम अच्छे से उसे उसकी छटाई करेंगे, है ना, उसको अच्छे से एक रेशे के रूप में बदलेंगे। तो थर्ड नंबर पर हम ये करेंगे। उसके बाद में उठाना और छोड़ना, जब हम बुनाई करते हैं तो सबसे पहले उसे अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद में उसे उठाना है, उठाने के बाद में उसे मारना है और फिर उसे क्या उठाकर फिर से छोड़ देना है। तो वो क्या होता है, उसे हम बुनाई करते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होता है। जो मूलभूत बुनाई, जो हम जिनसे बुनाई करते हैं ना, जो अगर आपने कोई फोटोज वगैरह में देखा होगा, पिक्चर्स वगैरह में, जो बुनाई करने का एक अलग से होता है, उसको उसका पैटर्न वो पूछ रहा है कि उसको कैसे किया जाता है। तो उसको कैसे यूज करते हैं, पहले साइबान करेंगे, फिर उठाएंगे, फिर मारना है और फिर उसको हम उठाकर छोड़ देंगे। तो ये सही क्रम उसका माना जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे कि इसको पहले आपको क्या करना है, दिमाग में आपको सबसे पहले इससे थोड़ा सा करना है कि इससे कौन कौन सा चीजें कौन सी पहले की, फिर हमें इसे सीक्वेंस में जमा के फिर इसमें से हमें एक चीज सेलेक्ट करनी होगी। फिर नेक्स्ट आता है डैश हाथ से सिलाई करते समय मध्यम उंगली की रक्षा करता है। मध्यम उंगली की रक्षा कौन कर सकता है, पिन कुशन या थिम्बल, मापने का वर्ग या फिर टेपेस्ट्री, कौन करता है। यानी कि हाथ से जब हम सिलाई करते हैं ना, तो जो हमारी मध्यम वाली बीच की जो हमारी अंगुली है उसकी जो हमारी रक्षा है वो कौन करता है, कौन सा करेगा, फटाफट बताइए। पिन कुशन, थिम्बल या फिर मापने का वर्ग या फिर टेपेस्ट्री, कौन है जो हमारा उसमें रक्षा करता है। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें थिम्बल। क्या जाएगा इसमें, थिम्बल। थिम्बल है जो कि हमारी सुई के बीच में से, अगर आपने सिलाई मशीन देखी होगी तो उसमें ना दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड होके जिनके बीच में सुई जाती है, वो क्या करता है, हमारी अंगुली को जाने से रोकता है। पहले वो आएगा, उसके थोड़ा बाद में फिर वो क्या आएगी, सुई आएगी। यानी कि कुछ है इस टाइप से एक बना हुआ होता है जिसके बीच में निडल जाती है और यहाँ पर हमारी अंगुली आकर रुक जाती है, यानी कि यहाँ पर हम आके रुक जाएंगे, निडल यहाँ पर चलती है। तो ये हमारा है जो रोकता है हमारी अंगुली को कटने से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊन का कार्बनाइजेशन किया जाता है। ऊन का कार्बनाइजेशन किया जाता है कैसे, रेसे से चिपकी हुई वनस्पति सामग्री को, रेसे से चिपकी हुई वनस्पति सामग्री को जलाने के लिए, यानी कि अगर जब हम रेशा लेते हैं तो उस पर अगर कोई वनस्पति सामग्री चिपकी हुई है तो उसी को हटाने के लिए किया जाता है उनका कार्बोनाइजेशन। उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, उनका कार्बोनाइजेशन किया जाता है, जिससे हमारी जो ऊन है वो एकदम सही हो जाती है। किस रंग का हल्कापन या कालापन क्या कहलाता है, यानी कि अगर कोई किसी रंग का कोई भी हमारे पास शर्ट है या फिर हमारे पास कोई भी कपड़ा है, तो अगर उसके ऊपर कोई भी हल्का हो गया धोने की वजह से, तो कोई कालापन आ गया है, तो हल्की वो फेड हो गई है, तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा, ह्यू, तीव्रता, चमक या मान, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मान। क्या कहलाएगा, वो मान कहलाएगा। यानी कि उसमें कपड़े का रंग का जो मान है वो कम हुआ है, इसीलिए वो क्या है, हल्का हुआ है और कालापन उसमें दिखाई दे रहा है। समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन, आंख बंद करके आंसर दे सकते हैं, चार्ल्स बेबेज। कौन है कंप्यूटर के जनक, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम किस देश में प्रयोग हुआ था। प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश में प्रयोग हुआ था, किस में हुआ था, तो आंसर होगा यूके। क्या होगा आंसर, यूके। यूके में सबसे पहले प्रसार शिक्षा शब्द का आयोजन प्रयोग हुआ था। क्या हुआ था, यूके में। उसके बाद में हम बात करते हैं संचार शब्द किस लैटिन शब्द से आया है। किस लैटिन शब्द से आया है भाई, संचार शब्द तो आया है कम्युनिस्ट से। किससे आया है,
कम्युनिस्ट से बना है कम्युनिकेशन, कम्युनिस्ट से बना है कम्युनिकेशन। फिर बात करते हैं अरस्तु के संप्रेषण मॉडल के अनुसार प्रभावी भाषण में 3 आयाम है। ये सारी चीजें देखो पूरे सिलेबस से निकाली गई है, ये सारे क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस में से आ रहे हैं। तो ये देख लो, आपको सारे इस टाइप के आपके वहां पर क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे बताइए क्या है अरस्तु के संप्रेषण मॉडल के अनुसार प्रभावी भाषण में 3 आयाम कौन कौन से हैं। अब जैसा कि हमने अभी तक कोर्स स्टार्ट नहीं किया है तो बता देती हूँ। लोकाचार, शब्द और करुणता, ये उसने बताया है कि लोगों से बातचीत करना, शब्दों का ध्यान रखना और एक लहजा बनाए रखना, ये हमारा संप्रेषण का एक मॉडल तैयार करता है अरस्तु के अनुसार कि लोगों के साथ में हमने कैसे शब्द चूज करने हैं, हमारा कैसा बात करने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए और हमारी जो रिलेशन है वो कैसे होने चाहिए, ये सारे हमारे संप्रेषण का कारण बनते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं 2 व्यक्तियों के मध्य संचार को जाना जाता है, यानी कि 2 व्यक्तियों के मध्य अगर संचार होता है तो वो क्या कहलाएगा। सबसे पहले तो इसे छोड़ना है, जनता संचार 2 व्यक्तियों के बीच में होता है, जनता संचार बिल्कुल नहीं। आत्म संचार 2 व्यक्तियों के बीच में हो रहा है, खुद से नहीं हो रहा है, तो क्या कहलाएगा वो पारस्परिक संचार। क्या कहलाएगा, पारस्परिक संचार। फिर हम बात करते हैं एगमार्क का पूर्ण नाम क्या है। एगमार्क का पूरा नाम क्या है, तो एगमार्क का पूरा नाम क्या है, फटाफट बताओ। एगमार्क का पूरा नाम क्या है, एगमार्क का पूरा नाम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एगमार्क का पूरा नाम क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वानस्पतिक पैकेट बंद खाद्य पदार्थ पर चिन्ह है, यानी कि जो वनस्पति से बना हुआ है, क्या है, वनस्पति से जो बना हुआ है उसका जो उसके ऊपर जो पैकेट, उसका चिन्ह क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये वेजिटेरियन है, क्या है, ये वेजिटेरियन है। दूसरा, कैसे हम उसे पहचान सकते हैं, तो अगर आप मार्केट में जाते हैं तो अगर कोई भी आप पैकेट लेते हैं, जैसे आप कोई भी मायोनीज का अगर हम पैकेट की बात करें तो उसको भी मायोनीज, वेज मायोनीज और नॉन वेज मायोनीज, ये दोनों को पहचानने के क्या है तरीके होते हैं। कैसे बताओ, कैसे आपको पता चलता है कि वेज कौन सा है और नॉन वेज कौन सा है, तो उसके ऊपर जो डॉट होता है, जो लाइन होती है, कभी कभार क्या होता है रेड लाइन उसके ऊपर बनी हुई होती है या फिर डॉट होता है उसके साइड में कॉर्नर पे, वो आपको पहचान बताता है कि जो इसमें वेज कौन सा और नॉन वेज का कौन सा है। तो जो रेड कलर का अगर जो मार्क है वो तो आपका क्या होता है, नॉन वेज का होता है, और जो ग्रीन कलर का डॉट होता है वो आपका क्या होगा, वेज का होगा। किसका होगा, ग्रीन कलर का डॉट बताता है कि वेज, यानी कि वानस्पतिक पैकेट है वो क्या है, ग्रीन डॉट उसका ऊपर चिन्ह है कि ये वानस्पतिक पैकेट है। तो वानस्पतिक पैकेट का बंद खाद्य पदार्थ का चिन्ह होता है ग्रीन डॉट, क्या होगा, ग्रीन डॉट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इको मार्क चिन्ह किस पर लगाया जाता है। इको मार्क जो चिन्ह होता है वो किसके ऊपर लगाया जाता है, इको मार्क वो लगाया जाता है पेपर बैग और जूस पर, पेपर बैग और जूस पर वो लगाया जाता है। बजट कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो बजट होते हैं हमारे वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बजट होते हैं, तो वो जो बजट होते हैं वो है हमारे 3। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं घरेलू बजट की, किसकी, घरेलू बजट की हम बात कर रहे हैं, तो वो होते हैं 3 प्रकार के। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र पर एक जमा योजना है, एक जमा योजना है, किसके द्वारा चलाई गई, भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक जमा योजना है राष्ट्रीय बचत पत्र। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, मिलान करने वाले हैं, ये कौन से हैं, मिलान करने वाले क्वेश्चन है। मैं सारे तरीके के क्वेश्चन आपके सामने पीवाईक्यू के साथ साथ और भी जो तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं वो सभी आपके यहाँ पर लेके आई हूं। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है, क्या करना है, सम्मिलित करना है कि कौन सा किससे मिलेगा और फिर वो मिलाने के बाद में उसका आंसर क्या है। यहाँ पर देखो इसने सबसे पहले यहाँ पर जो ये वाला है ना, ये तो है ये वाले, और ये जो है ये है यहाँ पर कि ऑप्शन ए में, ए यानी कि जो ए बी सी है, ए का आंसर कौन सा 4 है, तो देखो ए के नीचे 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है,
अगर बी का आंसर 3 है तो देखो कहाँ पर आ रहा है। तो ये चीजें ऐसे आपको इसको देखना है कि कौन सा कहाँ पर आकर रुक रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले है शक्ति। क्या है? शक्ति। तो शक्ति क्या है? अब शक्ति किससे मिलेगी? शक्ति क्या है? रुकावट, विकास की संभावना, संगठनात्मक निधि या फिर देयता की जिम्मेवारी। क्या है? क्या है शक्ति? अब इसको एक बार सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है और इसमें क्या होगा, अब देखो, कमजोरी, अवसर और धमकी। सबसे पहले हमें इनको एक दूसरे से मिलाना है। क्या करना है? एक दूसरे से हमें इनको मिलाना है कि कौन सा इसमें किससे मिलेगा, उसके बाद में हम इसका आंसर जानेंगे। अब देखो, सबसे पहले शक्ति। अब शक्ति क्या है? एक संगठनात्मक निधि है। शक्ति क्या है? एकदम संगठनात्मक निधि है। उसके बाद में कमजोरी, देयता की जिम्मेदारी है। क्या है? देयता की जिम्मेदारी है। फिर है अवसर। अवसर क्या है? विकास की संभावना है। विकास की संभावना, अवसर मिलेंगे तो मतलब क्या है? विकास की तरफ जा रहे हैं हम। फिर है धमकी। धमकी क्या है? रुकावट का कारण बनती है। धमकी की वजह से क्या है? रुकावट आती है। धमकी की वजह से हम डर जाते हैं, हमारा विकास नहीं हो पाता है। शक्ति संगठनात्मक होती है। तो ये सारी चीजें, तो मतलब ऑप्शन ए किससे मिल रहा है? थर्ड से। ऑप्शन ए किससे मिल रहा है? थर्ड से। तो ऑप्शन ए में थर्ड कहां पर आ रहा है? यहां पर आ रहा है। फिर है कमजोरी। कमजोरी किसकी? देयता है। किसकी जिम्मेदारी है? देयता की। कमजोरी हमारे विकास को रोकने का कारण बनता है। तो ये किससे बन रहा है? फोर्थ पे, करेक्ट। उसके बाद में थर्ड, अवसर क्या है? विकास की संभावना है, सेकंड से मिल रहा है। और डी है वो किससे मिल रहा है? फर्स्ट से, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। समझ में आया? तो इस प्रकार आपको पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको यहाँ पर जाकर मैच करना है। समझ में आया? नेक्स्ट हम बात करते हैं, ग्रेस टास्कर के अनुसार संगठनों की इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि वे पारिवारिक मूल्यों के अनुरूप हो। यानी कि कैसे वो क्या करता है, उन्हें कैसे अरेंज करता है, कैसे व्यवस्थित करता है कि वो क्या हो, पारिवारिक जो हमारे मूल्य हैं उनके वो अकॉर्डिंग एकदम सही हो। तो क्या होगा आंसर? क्या है इसमें? आंसर होगा आपका 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा कि आपका जो पारिवारिक हमारे जो संगठन है वो हमारे जो पारिवारिक मूल्य हैं उनको कैसे व्यवस्थित करें कि सबसे पहले वो संसाधन और निर्णय, ये दोनों संसाधन हमें दें और निर्णय भी हमारे क्या हो, एकदम सही हो। तो हमारा क्या होगा? विकास होगा और हमारे सही तरीके से हमारे सभी संगठन व्यवस्थित रूप से हमारे चल पाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है सेम वैसा ही पैटर्न मिलान करने वाला। क्या है ये? क्या बोलता है? ये है कि थ्रॉट प्लेट। अब थ्रॉट प्लेट क्या है बताओ? थ्रॉट प्लेट क्या है? ये आपकी सिलाई से संबंधित है। सबसे पहले ये क्या है? आपके सिलाई मशीन से संबंधित है। सिलाई मशीन के कुछ पुर्जे हैं जो आपको यहाँ पर एक दूसरे से मैच करने हैं कि जो थ्रॉट प्लेट है वो क्या काम करती है, फीड डॉग है वो क्या काम करता है, प्रेशर फुट है वो क्या काम करता है, और स्टॉप मोशन स्क्रू। स्टॉप मोशन स्क्रू, स्टॉप से तो देखो यहाँ पर स्टॉप का मतलब क्या आ रहा है? रुकना। और यहाँ पर रोकने का किससे मैच कर रहा है वो बता दीजिए फटाफट से कि रोकना इससे मैच कर रहा है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रोकने को, डी को हम रुकना किस में आ रहा है? कपड़े को स्थान पर जमाए रखता है। कौन जमाए रखता है? नहीं पता। सिलने के लिए चिकनी सत्ता प्रदान करता है। कौन करता है? नहीं पता। सिलने के लिए सिलने की क्रिया को रोक देता है। स्टॉप का मतलब रोकना, सिलने की प्रक्रिया को रोक देता है। तो डी किससे मैच कर रहा है? 3 से। तो डी जाइए, डी पे हमारे क्या आ रहा है? 3 पे जा रहा है। सबसे लास्ट वाला हमारा किस पे आ रहा है? 3 पे। ये देखिए यहाँ पर सबसे लाभ, अगर यहाँ पर हम इसको नहीं देखें और यहाँ पर हम ए बी सी और डी लगाएं तो डी में सबसे पहले सबसे लास्ट में किसको बांध कर रहा है? वो 3। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रेशर फुट की। प्रेशर फुट क्या करता है?
प्रेशर फुट यानी कि एक जगह जमाए रखता है, प्रेशर फुट एक जगह जमाए रखना एक को, तो क्या कपड़े को एक स्थान पर जमाए रखता है, कौन, प्रेशर फुट। फिर फीड डॉग, अब फीड डॉग क्या करता है, कपड़े को आगे धकेलता है, क्या करता है, कपड़े को आगे धकेलता है। जब हम सिलाई मशीन के पुर्जों के बारे में बात करेंगे ना, तो ये बिल्कुल हम उसमें भी हम पढ़ेंगे। फिर थ्रॉट प्लेट, ये क्या करती है, चिकनी सतह देती है जिससे कपड़ा फिसलकर आगे आराम से जा सके। तो अब मैच हुआ, तो अब सबसे पहले देखो जो डी है वो बात कर रहा है, 3 को साइड कर रहा है, फिर जो सी है वो 1 से, फिर जो बी है वो 4 से, और जो ए है वो 2 से। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया? तो ये आपके क्वेश्चन थे। इतने ये सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हमारे एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए। हमारी जो ये आने वाली जो वैकेंसी है, हमारे लैब असिस्टेंट होम साइंस की जो वैकेंसी है, जो कि हमारे 12th पास आउट बच्चों के लिए बहुत रामबाण साबित होने वाली है, जो होम साइंस में भी क्या अपना करियर बना सकते हैं, जिनको कि लोग कहते हैं कि होम साइंस में कौन सी वैकेंसी आती है, होम साइंस में क्या ही कर लोगे, तो उनके लिए उन सभी को ये गलत साबित करने का एक मौका है, जहां पर आप होम साइंस में अपनी जॉब हासिल कर सकते हो, अपना फ्यूचर बना सकते हो। वहां पर हमने बात कर ली हमारे एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम्स के कैसा हमारा सिलेबस रहता है, और उसी के साथ साथ हमने जो कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो, और साथ ही हमारे ने PYQs भी हमने यहाँ पर देखे हैं। तो ये सारी तरीके की हमने सभी चीज़ें, हमारी जो भी क्वेरीज थे, जो बच्चों के हमारे क्वेरीज पूछे जा रहे थे, बहुत सारे बच्चों के हमारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम इससे रिलेटेड कुछ बता दीजिए, तो मैंने सारे क्वेश्चंस को ऐड करके एक वीडियो बना दिया है, जहाँ पर सारे क्वेश्चंस के आपके सॉल्यूशन मिल गए। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिसके भी मैं आपके सारे सॉल्यूशन हम लेके आऊँगी। और इसके अलावा अगर आप हमारे इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, इस तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी वैकेंसी आने वाली है, डेट बहुत जल्द निकलने वाली है, एग्ज़ाम डेट भी निकलने वाली है। तो लगभग आपके जून जुलाई में आपकी डेट आने वाली, आपके एग्ज़ाम फॉर्म निकलेंगे, और नवंबर के आसपास आपके एग्जाम होंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, शुरू से शुरुआत करेंगे तो भी बहुत, और 12th पास आउट बच्चों के लिए जिन्होंने रिसेंट में किया उनके लिए तो बहुत अच्छा है। आपके पास समय है कि आप कोर्स ज्वाइन करके अच्छे से स्टडी स्टार्ट करके फटाफट कोर्स कंप्लीट करके आप रिवीजन भी आप कर सकते हैं, है ना। तो अभी बहुत बच्चों के पास समय है, तो फटाफट से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हमारा आधा कोर्स हो चुका है, और उसी के साथ हमारी रिवीजन भी हम साथ ही करवाते रहते हैं। तो इसी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेके आऊँगी, जो भी अपडेट्स आएंगे, जो भी आपकी जानकारी होगी, वो मैं साथ ही आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू।